नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आज आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारा 1 मिनट में सभी लोगों को पहले ये कर देता हूँ, सब लोग यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ माधव निदान की क्लास में। आज हम लोग ना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अर्श के जब पेशेंट आते हैं तो साध्या साधत्व क्या होता है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग चिकित्सा करते हैं तो हमारी चिकित्सा सफल या असफल हो जाती है। और हमें साध्या साधत्व नहीं मालूम होगा तो हम लोग आगे चिकित्सा नहीं कर सकते। तो आप लोग के स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो देखिए, श्लोक नंबर 35। 1 मिनट, ये कोई कोई लोग ना यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। तो श्लोक नंबर 35 देखिए, इसमें ऐसे बता रहे हैं कि बाह्यम तु वलो जातान एक दोषोल बढ़ानी च अर्शांसि दुख सुख साध्यानि न चिरोत्पतितानि च। इसके बाद में श्लोक नंबर 36 देखिए, इसमें ऐसे बता रहे हैं द्वंद्व जानी द्वितीयायाम वलो यान्याश्रितानि च कृचित् साध्यानि तान्याहु परिसंवत्सराणि च सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरां बलिं जायन्ते अर्शांसि संचित्य तान्य साध्यानि निर्दिशेत। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि एक तो पहले हमें मालूम है कि 3 बलियां होती है वहां पे गुद क्षेत्र में, एक प्रवाहिनी, विसर्जनी और संवरणी होती है। तो इसी को बता रहे हैं कि अर्श के साध्या साध्य लक्षणों को बता रहे हैं कि जो मत्स्य बाह्यवली में उत्पन्न होते हैं और जिसमें एक दोष का ही प्रकोप होता है। ये श्लोक में देखते हैं हम लोग संस्कृत वाले श्लोक में देखते हैं वाह्यम तु वलो जातन एक दोषोल बढ़ानी चा, मतलब जो वली बाह्य वली में उत्पन्न होता है जिनमें एक दोष का ही प्रकोप होता है। फिर बोल रहे हैं कि अर्शांसी सुख साध्यानि न चिरोत्पतितानि च, मतलब जो 1 वर्ष के अंदर अंदर ही हुआ हो वह सुख साध्य होता है और बाह्यवली में है वो जल्दी ठीक हो जाता है, हम लोग मेडिसिन देंगे तो ठीक हो जाएगा। दूसरा बता रहे द्वंद्व यानी द्वितीयायाम बोलो यान्य श्रितानि च कृच्छ साध्यनि तन्यो परिसंवत्सराणि च। इसके बाद में बोल रहे हैं कि जो 2 दोषों के प्रकोप से उत्पन्न हुआ है, जिसमें वात पित्त पित्त कफ वात कफ, ऐसे 2 दोष से उत्पन्न हुआ है। उसी तरह से जो विसर्जनी वली में उत्पन्न हुआ है, उसी तरह द्वितीय वली जो विसर्जनी है उसमें उत्पन्न हुआ है और जिसको उत्पन्न होके 1 वर्ष से ज्यादा समय बीत गया है, कुछ टाइम ज्यादा हो गया है, वो कृच्छ साध्य होता है। ऐसा श्लोक नंबर 36 में बताया है। इसके बाद में 37 नंबर का श्लोक बता रहे हैं कि सहजानी त्रिदोषानी यानी चाभ्यंतराम बलिम जायन्ते अंशि संचित्य तान्या असाध्यानि निर्दिशित, मतलब जो सहज अर्श होते हैं जो तीनों दोष से उत्पन्न हुए रहते हैं, उसी तरह से अभ्यंतर वली में जो होते हैं वह सारे असाध्य होते हैं। ऐसे इन्होंने क्लियर बता दिया है। मतलब तीसरी वली जो रहती है प्रवाहिनी वली रहती है और उसमें तीनों दोष रहते हैं, वात पित्त कफ, तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट रहता है।
वह असाध्य होते हैं ज्यादातर। और 2 दोष वाले भी जो है, अगर वो एकदम अभ्यंतर वली में है, प्रवाहिनी वली में है, तो वह भी बहुत ज्यादा असाध्य होते हैं। सहज अर्श भी असाध्य होते हैं, ऐसा इन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया है। इस पर आप लोग कुछ बताएंगे। और ये बता रहे हैं कि ना साध्य साध्यतम यति, साध्य याति तो साध्यतम, तो जो आरंभ से ही असाध्य है वह सिद्ध नहीं होता है। लेकिन जो साध्य है वह भी, अगर रोगी ने उपचार नहीं किया तो वह असाध्य हो सकता है। मतलब ये चरक निदान स्थान का इन्होंने एक श्लोक बताया कि ना साध्य साध्यतम याति, साध्यो याति तो साध्यतम। मतलब जो सुख साध्य है वो तो हो ही जाएंगे, लेकिन अगर हमने चिकित्सा नहीं किया तो असाध्य अवस्था में भी चले जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ही समझ के इनकी चिकित्सा करना चाहिए कि कौन सा साध्य है, कौन सा नहीं साध्य है। और जो 3 वलियों का बताया कि बाह्य वली वाला है, संवरणी वली में है, 1 दोष से उत्पन्न है, 1 वर्ष से कम का है, वह सुख साध्य होते हैं। दूसरा वली वाला जो है और 2 दोष के उल्बण में है, उल्बणता से हुआ है, वह कष्ट साध्य होता है। त्रिदोष वाला जो है वो याप्य होता है। तो इस हिसाब से हमें चिकित्सा जब करेंगे तो हमें पेशेंट को बता देना चाहिए कि साध्य क्या है, असाध्य क्या है। मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग समाशा करते हैं। बिना डिस्कशन के कोई भी चीज पूरा नहीं होता है। देखिए मैंने अनम्यूट कर दिया है आप लोगों को, एक बार चेक करके देखिए। डॉक्टर पवन जी कैसे हैं सर? डॉक्टर पवन शर्मा जी, प्रणाम प्रणाम सर। जी प्रणाम। जी सर। आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो साध्य सुख साध्य ये जो बता रहे हैं? सर बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये अर्श की वजह से ना वो कैंसर होता है, ये वही वाले लोग होते हैं जो जिनको तीनों वलियों में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, आपको क्रोनिक पेशेंट हो जाते हैं, वो कृषि साध्य होते हैं सर। अभी मेरे पास लास्ट 2 वीक बैक एक पेशेंट ही आया था, उसको डायबिटीज भी था और यही था, उसने ऐसे ही अर्श का ऑपरेशन करवाया 1-2 जगह से और वो कैंसर में चेंज हो गया उसका वर्ण, और वो पेशेंट बहुत दिनहीन था। मेरे को अभी पता लग गया उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, ये 1 या 2 दिन रहने वाला है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते जी कंचन जी, आप कुछ बताएंगी? आपने पेशेंट देखे, असाध्य पेशेंट? जी सर, जी बहुत बार आते हैं सर ऐसे पेशेंट। और मैं पहले तो मतलब कि अगर उनकी उन वो जैसे लक्षण बोलते हैं उसके आधार पे उनको तो बोल देती हूँ कि मैं ट्राई करूंगी अभी 10 दिन का मेडिसिन देके, अगर ये ठीक हो रहा है तो हम इसे कंटिन्यू करते रहेंगे मेडिसिन को। तो कभी कभी ना पेशेंट, जैसे एक पेशेंट आया था सर कि एक नर्स थी और उसने एक बच्चा डिलीवर किया था बिल्कुल 7-8 दिन पहले, और वो आई थी, मुझे बोला कि बोले सर्जरी करनी है, ये अभी आपको वहां पे शायद फिशर और उनको पाइल्स भी डेवलप हुआ था। मैंने उनको वैसे ही बोला कि 5-6 दिन में मेडिसिन दूंगी, आपको कैसे लगता है देखते हैं। मतलब उनका जो गुद मार्ग है ना वो काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो गया था, पूरा अंदर जैसे संकोच हो गया था। तो वो बोले कि डॉक्टर ने तो मुझे सर्जरी बोला है, ये ठीक ही नहीं होने वाला। तो मैंने बोला चलो ठीक है हम ट्राई करते हैं। सर मैंने उनको मेडिसिन दिया तो 5 डेज में उनको काफी रिजल्ट आया और फिर हमने कंटिन्यू किया, पूरा साध्य हो गया। ऐसे होता है कि बहुत बार हमको लगता है ये असाध्य होगा, पर हम अगर उनको उनको पथ्य अच्छे से बोले और ट्रीटमेंट अच्छे से दे बराबर, मतलब दोष के हिसाब से, तो मुझे कभी कभी सफलता भी मिली है बहुत बार कि जैसे ऐसे लगता है कि ये असाध्य है। एक भगंदर का पेशेंट आया था सर, जिसको कि 3 बार पहले ही ऑपरेट कर दिया था। उसको पैर से मतलब कि जो चढ़ना है ना सीढ़ियाँ, वो करना भी मुश्किल था क्योंकि वो सर्जरी की वजह से वहां की जगह बहुत ही संकुचित हो गई थी। तो वो ऐसे सीढ़ी भी चढ़ता था ना तो एक-एक पैर ऐसे डाल के चढ़ता था। यंग था एकदम, 25 एज का। वो आया था उसके मम्मी-पापा के साथ। वो लैपटॉप पे ज्यादा बैठना उसका ज्यादा, मतलब वो आईटी डिपार्टमेंट में ही था और कंटिन्यू वो लैपटॉप लेके बैठा था। सीटिंग बहुत ज्यादा था, रात का जागरण बहुत ज्यादा था। मैंने उनको पूरा वो कंप्लीट बंद करने लगाया और पूरा डाइट मॉडिफिकेशन करने बताया। बहुत सारा मतलब उनको समझा के ही भेजा था कि अगर अभी कितनी बार सर्जरी करेंगे आप, चौथी बार, 5वीं बार, तो कुछ रहेगा ही नहीं, फिर वहां पे स्किन भी नहीं रहेगा। तो उनको समझा के भेजा सर, और
ट्रीटमेंट काफी अच्छे से, मतलब वो वहाँ पे उनको जो भी मेडिसिन दी थी मैंने, ये काफी लंबी बात, मतलब पुरानी बात है सर, 8-10 साल पहले की। तो वो पेशेंट ना सर 6 महीने में पूरा क्योर हो गया। मतलब मुझे भी नहीं लगा था कि भगंदर का पेशेंट, वो जो कि ऑपरेट हुआ है 3 या 4 बार, मैं उसको ठीक कर पाऊंगी। पर वो अभी भी दूसरी कंप्लेंट्स के लिए आता है ना, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है सर। जी सर। जी सर मेरे पास भी जो पेशेंट आया था ना, जी वो भी वैसे यंग था और वातज पित्त पर करती थी, उसको डायबिटीज था। सर उसका हेतु यही था, वो कंटिन्यू क्रोनिक एल्कोहलिक था और ये नॉन वेज बहुत ज्यादा लेता था। और आया भी वो 60-70 किलोमीटर से था और 2 बार वो ऑपरेट हो चुका था। मैंने उसको बोला एक बार नीचे से दिखाओ भाई आपका क्या। कहता उसने दिखाया नहीं सर, कहता नहीं बहुत सारे डॉक्टर्स ने इसको ना बहुत खराब कर दिया, और वो बैठ भी नहीं पा रहा था सर, इतनी ज्यादा प्रोग्नोसिस में डिपेंड करता है। मैंने यही बोला भाई ये कंडीशन इसकी सी रेक्टम में हो गया था उसको, और मैंने यही बताया उनको भाई ये कंडीशन बहुत खराब है, अब दवाई के दे के देख लेते हैं, अगर आराम आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। नहीं तो आपको पता ही है क्या कंडीशन और क्या होने वाला है। और उसका जो ब्लड शुगर लेवल भी मोर देन 600 था। जी मतलब बहुत ही ज्यादा लास्ट स्टेज पे पेशेंट कई बार आता है ना, और पूरा बिगड़ के। और डायबिटिक पेशेंट हो, सी रेक्टम हो, उसमें अगर आप प्रोग्नोसिस में, मेरी तो यही एडवाइस है, अगर आप प्रोग्नोसिस अच्छा देते हो तो आप सेफ हो हर साइड से। कल कह रहे थे, कल कोई डॉक्टर पूछ रहे थे भाई हमारा ये पैनल में क्या क्या कवर होता है, उसमें कौन कौन सी साइड कवर होती है। तो प्रोग्नोसिस अच्छे से बता भी दे और लिखवा भी ले पेशेंट की लैंग्वेज में, उन्हीं के हाथ से लिखवा लो भाई डॉक्टर ने हमें पूरी तरह बता दिया है ये कंडीशन है और ऐसा हो सकता है। उन्हीं के हाथ से लिखवाए और साइन करवाए, कंसेंट ले, तो हमारी सेफ साइड भी रहती है और प्रॉपर नॉलेज हो तो हम प्रोग्नोसिस भी अच्छा दे सकते हैं। ये साध्य है या तीसरी साध्य है या बिल्कुल असाध्य है। जी हेलो, गुड हाँ मॉर्निंग जी सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास भी एक पेशेंट ऐसा आया था। कभी कभार पेशेंट को गलत बताया जाता है। एक पेशेंट मेरे पास आया था मॉडर्न क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत था, और जब डिफिकेशन के समय ब्लीडिंग होता था, और पेशेंट को बोला गया कि आपको अंदर में है पाइल्स बोले, और उसमें इंजेक्शंस देने चाहिए। तो उस टाइम पे पेशेंट उतने पैसे नहीं लेने के लिए गया, तो मॉडर्न के पास 12,000 बोला था सर पेशेंट को। और जब मेरे पास आया, पेशेंट से पूरा हिस्ट्री लिया और मैंने देखा चलो हम देखते हैं तो क्या, तो पीआर करके देखा तो सर उसका फिशर्स इतने थे, लेकिन पाइल का एक मस्सा भी उधर नहीं था। और पेशेंट के बोले गए कि चलो तुम्हारा पाइल्स है और तुम्हें इंजेक्शन देके वो निकाल देंगे। मनोज सिर्फ सर त्रिफला कौत के धावन से उधर और जात्यादि तेल से पेशेंट का हिला, और पेशेंट का सिर्फ 5 डेज मैंने उधर चंदन वाला लाक्षादी तेल का बस्ती दिया था, और ओरली थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन और पित्त की दवा कम होने के लिए दिया था। तो उसमें ही पेशेंट ठीक हुआ, लेकिन पेशेंट को इतना मिसगाइड किया था कि तुम ये नहीं करोगी तो तुम्हें कैंसर उधर हो जाएगा, नहीं तो अंदर वो फैल जाएगा, और उसका ब्लीडिंग उधर ही था। कभी कभार कैसा रहता है सर, हम कॉन्स्टिपेशन होता है क्या, पेशेंट कहता है कि उधर जो दाह रहता है ना सर, तो पेशेंट कहता है कि मुझे पाइल से, लेकिन कभी मॉडर्न लोग ये पाइल्स करके उनसे पैसे भी निकालते। ये भी पेशेंट से अनुभव मेरे सामने आया था सर। क्योंकि बहुत, और 12,000 कोई छोटी बात नहीं, लेकिन पेशेंट तो गरीब था ना सर। तो ऐसे भी रहता है, पाइल्स कहते हैं, रहता है फिशर, और पेशेंट से पैसे निकाले जाते हैं सर कभी कभार। जी और पेशेंट हील हो गया सर उसमें। जी हाँ, बहुत बढ़िया कैसे आपने से? किया। हाँ और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। ऐसे पेशेंट का अनुभव आप लोग जो बता रहे हैं वो सबके काम आता है अनुभव। सर नमस्कार। हाँ जी प्रणाम, बताइए सर। सर जो तीनों बलियों का लोकेशन एग्जैक्टली क्या होता है सर, एनाटॉमिकल लैंडमार्क, तो कैसे हम पता लगाएं कि ये जो मास है वो कौन सा बलि में है? अभी मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कैसे करूं? डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर आप बताएंगे क्या? वो तो देख के ही बता सकते हैं ना। तो ये बलियों का लोकेशन कैसे डिफाइन करेंगे?
अभी ये चीज तो देखने वाला चीज है, ये एक्सप्लेन कैसे करेंगे? डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं ये वली का? डॉक्टर रवि सर, शायद सर नहीं, अभी सर ज्वाइन होंगे तो वो बताएंगे। ठीक है। जी, ये हम ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो देख के हमें लैंडमार्क पता चलेगा कि ये यहाँ पे प्रवाहिनी में हुआ है, विसर्जनी में हुआ है, संवरणी में हुआ है। जी जी प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। सर वो जैसे मेजरमेंट बताया गया है कि टोटल 4.5 अंगुल की गुदवलियां होती हैं, जी है ना, और फिर उसके बाद लाइन से 3 वलियां बताई गई हैं कि जी पहली ये होगी, फिर अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, तो उसका प्रमाण भी तो बताया गया शायद कि 1 अंगुल तक इतना, फिर 2 अंगुल तक, ऐसा कुछ है। वो है, एक बार लेकिन देखिए। वो जब हम देखते हैं तो तभी उसमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, ये एनाटॉमी की डॉक्टर आ रही है, अनुरिता मैडम ज्वाइन कर रही है, इनसे पूछते हैं। डॉक्टर अनुरिता मैडम, आप आ गई क्या? डॉक्टर अनुरिता सकट मैडम, अनुरिता मैडम सुन पा रही है क्या? शायद नहीं सुन पा रही है। ठीक है, आगे दूसरा कोई क्वेश्चन है तो वो बताइए, या अनुभव बताइए। अनुरिता सकट मैडम अगर सुन पा रही हैं तो अनम्यूट करिए प्लीज। शायद नहीं सुन पा रही है। और कोई अनुभव है तो कृपया बताइए आप लोग, पाइल्स के पेशेंट का सुख साध्यता या पे ऐसे आप लोगों के। अनुरिता सकट मैडम, गुड मॉर्निंग सर। आपने एनाटॉमी में एमडी किया हुआ है, तो आपको ये अनुभव है कि प्रवाहिनी, विसर्जनी, संवरणी जो वली होती है उसको कैसे लैंडमार्क, मतलब वो कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग? सर मतलब एनाटॉमी के लिए तो अगर प्रोक्टोस्कोप या फिर आप ये कर रहे हैं एग्जामिनेशन, तो उस इसमें ही हो सकता है ये। अगर ऊपर से आप बोल सकते तो इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन देयर आर डिमार्केशन लाइंस। उसके बाद में पेन से रिलेटेड जो है उससे भी डिमार्केशन है, बट पर्टिकुलरली पाइल्स पेशेंट में ऐसे नहीं है। मैं ऐसे दिखा तो सकता हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसमें। हाँ वही सर, मैं मतलब ठीक है, आपने पाइल्स के पेशेंट का कोई अनुभव है तो बताइए कृपया। सर अभी तो ऐसे बोलिए कि 80% पेशेंट में पाइल्स आपने जब से सिखाना शुरू किया है, तो वन एंड एवरी वन, मतलब यंगस्टर है, छोटा है, या वो ऐसी हिस्ट्री देता है अभी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पाइल्स की तकलीफ थी, और उनका जो मेन प्रॉब्लम है उसको लेके वो शुरू करते हैं। लेकिन जैसे आपने वो बताए हैं लक्षण, जो भी वातज पित्तज इसके, तो वो मिलती ही है, दिखते ही है वो। मतलब ये समझता है कि गृहिणी दृष्टि, या गृहिणी दृष्टि के बाद में अर्श, या अर्श के बाद में गृहिणी दृष्टि, और फिर प्रॉब्लम, ऐसे निदान में पता, मतलब हेतु फाइंड आउट करते वक्त में, संप्राप्ति लगाते वक्त में ये ध्यान में आ रहा है। जी और लोगों का सिर्फ इतना कहना है कि ज्यादा तकलीफ नहीं, बस एक बार हुआ था, उसके बाद से ये प्रॉब्लम है, या अभी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कोई खून नहीं आता है, कोई जलन नहीं होता है, और उसके ऊपर फोकस ही नहीं करते। मतलब अगर पूछिए ना तो भी उसको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन थैंक्स टू आयुर्वेदा की इतना डिटेलिंग बताया हुआ है। मतलब और कल आप थी क्या रात को, जो हो रहा था हमारा संभाषण, उसमें नहीं एक सर, बच्ची मैं आई थी 11 तो बजे तक नहीं, बताइए उसमें ना। एक बच्ची आई थी, वो बोल रही थी कि ब्रेस्ट का ओवर साइज बहुत बढ़ गया है और उसको ब्लीडिंग पाइल्स भी था, मतलब वो ऐसे बता रही थी। वो केस आप सर लोग थोड़ा संप्राप्ति बता सकते हैं क्या? हमने तो डिस्कस किया था, लेकिन कल इतना ज्यादा वो हो रहा था, किसी को कुछ बताना है तो उस केस में कुछ बता सकते हैं क्या? कल अंजना क्या मैम एज, ने बहुत अच्छा बताया था। क्या एज थी सर? एज 25 ईयर्स की थी, बीटेक किया हुआ है। अच्छा। कल का केस कोई और डिस्कस करना चाहता है तो कर सकते हैं, नहीं तो अभी ये अर्श पे ही करिए। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आपका क्या एक्सपीरियंस है पाइल्स के पेशेंट का, अर्श के? प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। सर पाइल्स के पेशेंट डेफिनेटली आते ही हैं, और अभी तक बहुत ज्यादा वात पित्त कफ करके डिफाइन करके नहीं करते थे, लेकिन अब जब संप्राप्ति पड़ी है वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग,
तो उसके अकॉर्डिंग फिर अब मेडिसिन देना शुरू करेंगे सर। जैसे कि हम ज़्यादातर पेशेंट्स में ये होता ही है कि वो ज़्यादातर उसको हिडन रखते हैं। बहुत लेट में जब वो ब्लीडिंग में कन्वर्ट होता है तभी वो पेशेंट हमारे पास आता है। और वातज में पेन की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है और पित्तज में ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा रहती है। तो ये सब चीज़ें सर देखते हुए, जैसे कि वातज में हम पेन के ऊपर वर्क करेंगे मेनली तो। और जो कफज में आपने एक बताया था कि डिस्चार्ज भी जो है वो उस तरह के होते हैं कि वो स्लाइमी अगर डिस्चार्ज है तो वो कफज में जा रहा है, पेन ज्यादा है तो वो वातज में जा रहा है। तो उस तरह से डिफाइन करके आप सर वर्क करना शुरू करेंगे। अभी तक हम ट्रीट तो कर चुके हैं, काफी पेशेंट ट्रीट किए हैं अर्श के भी, सक्सेस भी मिलता है उसमें। सर जी अभी एक पेशेंट और डिस्कस करना चाह रही थी अदर जी देन दिस। जी करिए ना। सर एक 60 ईयर ओल्ड लेडी हैं, उनका सर हिस्ट्री काफी पुराना है। उनको लास्ट 10 ईयर से उनको ब्लड शुगर रेज रहता है और उनको पिछले करीब 2 साल से बार बार रिकरेंट यूटीआई हो रहा है। मतलब उसको यूरिन के अंदर जलन ज्यादा नहीं है लेकिन झाग आते हैं। अभी जो मेरे पास वो लेके आई तो उनकी रिपोर्ट सर मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी। उसमें सीरम क्रिएटिनिन उनका जो है 1.02 है और यूरिक एसिड उनका सर 8.20 है। जी और सर और सब उनका और सब पैरामीटर्स सही है, लेकिन हाँ उनको थोड़ा सा जो उसके अंदर उनका जो जीआरएफ है, जैसे किडनी की अगर हम वैल्यूज देखें तो वहाँ उनका जीआरएफ 59.0 था और बीपी भी सर हाई रहता था। बीपी तो थोड़ा सा मेडिकेशन से ठीक हो गया। जी और सर थोड़ा बहुत ट्रेस उनका जो है हल्का सा एल्ब्यूमिन का आया था, लेकिन वो भी एल्ब्यूमिन का ट्रेस भी मेडिसिन जब मैंने दिया तो वो खत्म हो गया है। लेकिन जी मेन प्रॉब्लम उनका कर रहा है कि उनको रिकरेंट यूटीआई रह रहा है और यूटीआई में भी उनको जलन ज्यादा नहीं है, जलन इनफेक्ट नहीं है, पर फ्रॉदी यूरिन आ रहा है, यूरिन के संग झाग आता है उन्हें। जी तो ऐसा मेंटल स्ट्रेस में भी है पेशेंट, क्योंकि बहुत दिनों से लगातार 10 ईयर्स से वो डायबिटीज की दवाई ले रही हैं, फिर उसके बाद उन्होंने बीपी की दवाइयाँ ली और अब उस टाइम कई एलोपैथिक डॉक्टर्स पे वो हिट करने के बाद में बहुत बार लौटने के बाद वो मेरे पास आई हैं कि मैम अब कहीं भी किसी एलोपैथिक डॉक्टर पे फायदा नहीं हो रहा है, जी बार बार उनको यूटीआई हो रहा है। जी तो उसमें हम मेडिकेशंस में क्या मैंने जो चलाया था सर मैं वो बताना चाहूंगी थोड़ा सा। उनका जो अभी अल्ट्रासाउंड कराया एक रिपोर्ट वो भी बताऊंगी सर। अल्ट्रासाउंड उनका जो मैंने करवाया है अभी रिसेंट, उसके अंदर उनकी किडनी के अंदर जो आया है, एक उनकी राइट किडनी स्मॉलर इन साइज 79 into 34 mm और वो उसके बाद अदरवाइज नॉर्मल है। लेकिन लेफ्ट किडनी के अंदर उनको एक पेरिकाइमल सिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 11 into 10 mm ये दिख रहा है। एक हिस्ट्री ऑफ स्टोन भी थी सर उनको। एट प्रेजेंट कोई स्टोन नहीं है उनकी किडनी में, लेकिन उनको पहले स्टोन रह चुके हैं। देखिए वो सिस्ट वाला जो केस है तो उसमें एक विन्यासा मैम ने बताया था शुक्ला मैम जी को, वो चूर्ण बस्ती के लिए, तो वो आप दीजिए ना, बहुत अच्छा फायदा होगा सिस्ट के लिए। सर एक शुक्ला मैम प्रॉब्लम, आई है क्या? हाँ सर उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हाँ पेशेंट जो है वो पंचकर्मा के लिए आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैम जो कुछ मेडिसिन से हो सकता है तो आप मेडिसिन से प्लीज कीजिए, क्योंकि वो तो आपको पंचकर्मा। सिस्ट को डिसॉल्व करना है तो आप पुनर्नवाष्टक क्वाथ का प्रयोग कर देंगे तो अच्छा फायदा होगा। और वहां पे जैसे क्रव्याद रस है, कांचनार गुगुल है, मेदोपाचक, फिर उसके बाद में रक्त पाचक, कफ मतलब रक्त और मेद के प्रसाद भक्त से वृक्क बना है तो पाचक दे दीजिए, चंद्रप्रभा गोक्षुरादि वरुणादि क्वाथ ये दे दीजिए, या फिर सर मधुशीघ्र ये क्वाथ। तो चंद्रप्रभा गोक्षरादि वर्णादि के बाद ये चल रहा था। इवन पुनर्नवादि का पुनर्नवा सब मैंने दिया था, उससे उसको फर्स्ट वीक में आराम आया, लेकिन उनका बीपी भी कंट्रोल में आ चुका है इस सब मेडिकेशन मैंने दिया था उससे। बट उनको कह रहे हैं कि झाग आता है यूरिन में। सर उसका रीजन क्या हो सकता है यूरिन में तो झाग आना एक ये? फेन में करके एक व्याधि बताइए, फेन में, तो भेषज रत्नावली खोलेंगी तो फेन में के कुछ काढ़े बताएं, वो दे दीजिए। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं ढूंढ के बताऊंगा। भेषज रत्नावली में सुश्रुत में भी है, फेन में है, और एकदम परफेक्टली वो काम करता है। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं मैम को, चिकित्सा। मैडम उनका एज कितना है, क्योंकि मैम एज उनका 60 प्लस है।
हाँ, तो 60 में जो है 40s के बाद में GFR कम होता है, तो रीनल डिसीज तो है इनको, लेकिन आप जो ट्रीटमेंट करें ना उसको जरूर कंटिन्यू किया कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री जो आपने बताई है तो वो सारी क्लेद मतलब क्लेद जन्य संप्राप्ति को लेके जाती है, तो वहां पे जैसे सर बता रहे वो तो परफेक्टली ट्रीटमेंट होगा, लेकिन आपने बताया डायबिटीज का ट्रीटमेंट, हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट, वो सारा एलोपैथी चला होगा, हाँ राइट? मैम, तो एलोपैथी चल रहा था वो सारा मैम। इसमें GFR यूरिक एसिड इतना हाई जा रहा है उनका, जैसे कि हाँ, बिकॉज एलोपैथिक ड्रग्स होंगी ना मैडम, बहुत एलोपैथिक ड्रग्स होंगी, पानी का इंटेक कम होगा, रीनल डिसीज तो है, बिकॉज आफ्टर 40s आपका GFR जो है 90 के नीचे जाने लगता है। 60s में अगर वो 40 है 50 है तो इसका मतलब रीनल डिसीज है, लेकिन नॉट गेटिंग टू एक्टिव किडनी फेलियर, इट इज स्टेज वाइज। अगर बोलेंगे तो आप जो काढ़ा चला रहे हैं ना, उस इसमें बस ये जो मूत्र गण है अपना मूत्र जनन में वो करिए, क्योंकि क्लिप पे ही काम करना पड़ेगा आपको, और मॉडर्न के हिसाब से एल्ब्यूमिनेरिया होने दीजिए या बाकी का जो भी कुछ है, लेकिन उसके साथ में थोड़ा देखिए पेशेंट पथ्य क्या पाल रहा है, और दीपन पाचन थोड़ा अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि ये धातुगत अग्निमान्य जो रहती है वो अवस्था बहुत लॉन्ग टर्म चलती है डायबिटिक पेशेंट में, हाइपरटेंसिव पेशेंट में जिनको एलोपैथिक ड्रग्स रहता है वो। मैम पाचक में सिर्फ मैंने अभी रस पाचक उनको दिया है, क्योंकि उनको भूख नहीं लग रही थी। मैंने उनको हाँ। और क्योंकि वो लहसुन भी लेते, लहसुन वाली बटी नहीं ले सकती हैं उधर, और मैंने उनको अभी रस पाचक ही दिया है। उनको भूख ना लगने की भी प्रॉब्लम बता रहे हैं, पर ओवरवेट है पेशेंट का वेट ज्यादा है, ओबीज पेशेंट है। मैम रक्त में प्रसाद को बोला है तो आप रक्त हाँ, पाचक और अब मेद पाचक अब भी नेक्स्ट दीजिए। रक्त और मेदो पाचक पे पहुंचेंगे। हाँ, क्योंकि ये क्लेद ही है कि जो ये सारे सिम्टम्स क्रिएट कर रहा है, और रीनल डिसीज में पेशेंट तो जा चुका है, लेकिन ये फेलियर में ना जाए ये आयुर्वेद ही काम कर सकता है, तो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बस उसमें ऐड करिए आपका जो भी पुनर्नवा ज्यादा अच्छा। का अच्छा प्रयोग, सर गोक्षुर का प्रयोग कर रही हूँ, गोक्षुर का काढ़ा दिया है अभी, और हाँ गिलोय सत्व में ऐड किया है, क्योंकि उनको यूटीआई बार बार हो रहा है, तो मैम उसके लिए पुनर्नवा और चंद्रप्रभा ऐड कीजिए, चंद्रप्रभा दीपन पाचन भी अच्छा करते हैं खाली वो मैम चल रहा है, वो तो फर्स्ट। मैम इसमें मेरा एक एक्सपीरियंस है। सभी को प्रणाम। प्रणाम। हाँ बोलो। सर मेरे पास भी एक लेडी पेशेंट आई थी 38 इयर्स की, उसको 4 साल से रिकरेंट यूटीआई था और सभी तरह की मेडिसिन सब कुछ ले चुकी थी। तो उसमें जो मैम ये बता रही है अपन जैसे वरुणादि कषाय है, चंद्रप्रभा, गोक्षुर ये सब देते हैं, तो ये थोड़े लंबे टाइम तक देना रहेगा। लेकिन इसमें एक्सपीरियंस ये है कि जो अपना जात्यादि घृत आता है ना सर, तो जात्यादि घृत की 1 ml की उत्तर बस्ती जैसे मैंने उसको क्या वीकली दी थी, तो वो इजी वे में बहुत मतलब कॉस्टली भी नहीं पड़ती, इकोनॉमी की बहुत अच्छी है। तो केवल उसमें वहाँ जैसे अपन कैथेटर से 1 ml उत्तर बस्ती उसके यूरेटर में डाल सकते हैं, तो उससे लगभग मैंने उसको 7-8 दी थी, तो उसके बाद उसका रिकरेंट यूटीआई इमीडिएटली आराम आ गया और उसके बाद दोबारा उसको हुआ नहीं। और उसने 6-1 महीने तक ये गोक्षुर आदि, चंद्रप्रभा, वरुणादि कषाय, उस टाइम थोड़ी ज्यादा मेडिसिन भी दी थी, बाद में यही ली थी 3-4 महीने, तो वो पूरी तरह टोटली फिट है और उसको दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके सर, आपने वो मार्क की हीलिंग के लिए वो वहां पर आपने जात्यादि घृत की मात्रा बस्ती उत्तर हाँ बस्ती हाँ, दी। जो अपन मात्रा बस्ती नहीं, केवल उत्तर बस्ती दी थी 1 ml की बस। तो उससे क्या है कि उसको जो बार बार यूटीआई होता है ना, वो इन जो जहाँ जख्म होते हैं वो सारे यस हील हो यस। जाते हैं, यूरेटर के पास के जो भी होते हैं ना वो सारे ठीक हो जाते हैं, यूरिथ्रा प्लस यूरेटर के। यस यस। बाकी तो मेडिसिन और जो सर बता रहे हैं फेन में वाला काढ़ा है तो ये आप ले सकते हैं। उसको मैंने बीच बीच में जैसे वो पंचवल्कल क्वाथ है और ये वरुणादि कषाय है, बस ये इंटरनल चेंज किया था, बाकी तो यही रखा था, इससे वो ठीक हो गई। मीनल मैम ये वैजी ये मतलब जो एज बता रही है तो सेनाइल उसमें जा रहा है, तो खरगुण से ये जो बार बार मतलब उसके अंदर खरता आती है और फिर वहां पे स्टेनोसिस भी होती है, तो जो सर ने ट्रीटमेंट दिया हो सकता है कि जो आप फेनल बता रही हैं यूरिन आ रहा है, तो जो सर ने ट्रीटमेंट दिया उत्तर बस्ती दी तो उससे जो ये स्मूथनिंग हुई और मतलब साथ में हीलिंग भी हुई और वो जो है ट्रीट हो वायु गया। खत्म हुई, वायु जी को फ्री किया ना सर वहां पर। तो क्योंकि मेरे की हिसाब से वायु इसमें अगर अवपीडक्स नहीं दिया जाए तो अवपीडक्स ने कितना अच्छा फायदा करेगा। हाँ वो भी अच्छा ही है, तो किसी भी फॉर्म में पाठक सर, हाँ जी।
हाँ सर, देखो मैम जो बता रहे हैं ना, ये वैसे बहुत अच्छा केस है। ये जैसे ना मैम बता रहे हैं, उनको 2-3 हेतु तो है ही है, जैसे डायबिटीज है, पॉलीसिस्टिक किडनी है, स्टोन भी रहा है। एक तो हेतु वो है उसका उसका बेसिकली मैम कह रहे हैं ना, झाग आ रहा है। झाग सिर्फ उसी पेशेंट को आता है जिनमें एल्ब्यूमिन ज्यादा निकलता है। तो उसमें घबराए नहीं। उसमें बेसिकली बात क्या है, नेफ्राइटिस से जो नेफ्रॉन है ना किडनी के, वो डैमेज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से, और दूसरा कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, जैसे इकोलाई डिटेक्ट हुआ है। इकोलाई। हाँ, इकोलाई तो मैम ये 100% होता ही होता है। किसी का भी कराओ आप, कोई भी कल्चर सेंसिटिविटी कराओ तो उसमें इकोलाई मिलेगा ही मिलेगा। जैसे सर ने कहा जात्यादि घृत, वो उत्तर बस्ती, तो आप दो उसको। उसको नेफ्राइटिस पे मैम काम करो। नेफ्रॉन को कैसे हम ना बल देंगे, जैसे सर ने कहा अवपीडिक्स में उसकी बेस्ट चिकित्सा है। अगर आप नेफ्रॉन को बल नहीं देंगे तो आपका वो एल्ब्यूमिन बाहर निकलना बंद नहीं होगा। जब तक एल्ब्यूमिन बाहर निकलता है तब तक दागदार यूरिन आता है, जिसमें फेन वाला आप यूरिन कहते हो ना। इसलिए स्नेहन उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। जो पेशेंट होगा ना वो और पित्तज उसका होगा, प्रकृति को होगा। मतलब बेसिकली आप नेफ्रॉन को स्ट्रॉन्ग करें, नेफ्रॉन पे ज्यादा काम करें। जैसे हम ना गोक्षुरादि गूगल देते हैं, ये चंद्रपुर गोक्षुरादि गूगल देते हैं, ये क्या करता है, ये मूत्र जीएफआर को तो इंक्रीज करेगा, थोड़ा एनहेंस करेगा, पर नेफ्रॉन की ताकत के लिए तो आपको वहां पे ना रुक्ष गुण को कम करने के लिए तो स्नेहन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। पर सर अभी डाइट मेरे में हिसाब थोड़ी से कम है, जैसे कि अग्निमंद है, तो अभी पहले अग्निमंद पे वर्क करके आप उसके मैम बाद उससे करिए ना, वही हाँ रक्तपात वो से हाँ दीपन पाचन से स्टार्ट करिए ना, रक्त पाचक मेद पाचक जैसे हम करते हैं ना। जैसे किडनी का जो हमारा ऑर्गन है वो रक्त और मेद से मिलके बना है। ठीक है ना। आप दीपन पाचन करके रक्त पाचक मेद पाचक दो। उसके बाद प्रॉपर जब अग्नि को इंक्रीज करो और आप घी स्टार्ट करो, उसको स्नेहन स्टार्ट करो। और जैसे सर ने कहा इकोलाई को कम करने के लिए, इकोलाई तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को होता ही है। और वो उसके मनोवह स्रोतस पे भी काम करो, क्योंकि दिमाग में ये रहता है भाई ये बार बार झाग निकल रही है, कोई बड़ी बीमारी को लैंड कर रहा है, बड़ी बीमारी को। तो उसको मानसिक मेंटली ज्यादा संतुलन भी स्ट्रेस थोड़े, होगा। मेंटली भी स्ट्रेस को उसको दूर करो, और 101% अपना सफल चिकित्सा आपको मिलेगी। ओके ओके, थैंक यू सर। और ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है एल्बुमिन काढ़ा, इसका प्रयोग करेंगे तो वो जो झाग है वो ठीक हो जाएगा। इसमें काश्मीरी है, मतलब गंभारी है, देवदार है और फलत्रिक है। फलत्रिक मतलब त्रिफला। इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और विश्वनाथ जी ने चैट बॉक्स में लिखा है शतावरी घृत इंटरनली, शिवा गुटिका, ग्रंथि पाचकवटी, ये बहुत बढ़िया बताया सर ने। इन सब का भी प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ, और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। वैजी जो अर्थ का अधिष्ठान है वो चरक का, मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। जो मतलब अभी सर एक पूछ रहे थे ना कि थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं उसको, बाद में भी कोई जो एनाटॉमी में अच्छे होंगे वो उसको और क्लियर कर देंगे, क्योंकि तो मॉडर्न सर ने लिखा है, सर का गला बैठा हुआ है, रवि जी ने लिखा है कि 3 o'clock, 7 o'clock, 11 o'clock, वो मुझे हाँ, समझ में आया। ये तो क्लॉक मतलब ये तो क्या हो गया कि अगर हम एनल ऑरिफिस को हम क्लॉक की तरह देखें तो ये जगह होती है जहां पर कि मैक्सिमम पाइल्स दिखते हैं। ये तो मॉडर्न में ओ क्लॉक पोजीशन करके ही बताते हैं, और हिल्टन लाइन से ऊपर और हिल्टन लाइन के नीचे बताते हैं। बट आयुर्वेदा में चरक का जो लिखा हुआ वो अगर आप चाहो तो मैं पढ़ दूं, नहीं तो फिर हम लोग किसी पढ़िए दिन पढ़िए पढ़िए, आप पढ़ कोई भी दीजिए। आएंगे तो उनसे समझ लेंगे जो अच्छे से एनाटॉमी पढ़ा देंगे। पढ़िए। सभी प्रकार के अर्शों का क्षेत्र गुदा के आधे यानी 5 अंगुल अर्थात 4.5 अंगुल के स्थान में 3 भागों के अंतर में 3 गुदवली इंस्फिंक्टर एनाई का क्षेत्र है। कुछ इससे अधिक क्षेत्र स्थान भी अर्श बताते हैं, जैसे मूत्रेंद्रिय, योनि, गला, मुख, नासिका, कर्ण, नेत्रों के वत्म और त्वचा के स्थान भी अधिमास का क्षेत्र हैं। अर्थात अंश मांस भी अधिष्ठित है और इन स्थानों में भी मांस वर्तमान रहता है। इस चरक संहिता में गुद बलियों में होने वाले अंकुर को ही अर्श कहा जाता है।
सभी प्रकार के अर्शों का अधिष्ठान मेद, मांस और त्वचा होता है। तात्पर्य ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंतिम भाग को गुदा कहते हैं। इसकी लंबाई 4 अंगुल है और पांचवें का आधा भाग यानी 4.5 4.5 अंगुल, इसमें ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः 3 वली होती है। पहली जो अभी बता रहे हैं आप तीनों, प्रवाहिनी वो 0.5 अंगुल, विसर्जनी इसकी लंबाई 1.5 अंगुल और संवर्णी इसकी लंबाई 1 अंगुल के बाद ही गुदौष्ट होता है जिसकी लंबाई 0.5 अंगुल होती है। इन्हीं स्थानों में मेद, मांस और त्वचा की दृष्टि से अर्श होते हैं। ऐसा चरक में जो है वो अर्श के अधिष्ठान में वैजी लिखा है। बाकी का फिर रवि सर का गलत ठीक होगा तो और अच्छे से बता दी। जी, मेरे को ना डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी से एक बात करना है। जितेंद्र वर्मा जी सुन पा रहे हैं क्या? डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी, शायद सर नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर कन्वल देओल मैम, आपका कुछ एक्सपीरियंस है क्या पाइल्स के पेशेंट का, साध्या सद्यता से रिलेटेड? तो कुछ बताइए। या सरोज देसाई जी, आप कुछ बताइए। प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। सर 3 दिन पहले एक केस के बारे में डिस्कस किए थे सर। उसको ब्लैक फंगस भी हुआ था, उसके साथ अर्श भी हुआ था सर। उसका वातज और पित्तज का अर्श था सर, वो बहुत बड़ा था। अभी उस दिन इंटरनली त्रिफला गुग्गुलु और एक्सटर्नली एप्लीकेशन के लिए कासीसा तैल दिया था सर। उसको अर्शोग्नो वटी भी दिए थे, उसका पास वो नहीं मिला, वो बहुत दूर है यहाँ से। इंटरनली उसको गुलकंद भी दिया था खाने के लिए, क्योंकि उसको जलन ज्यादा था सर। अभी तो 3 दिन में उसका 80% कम हो गया है सर पूरा। उसमें तो 4 था सर अंकुर, एक बड़ा अंकुर था और 3 छोटे छोटे अंकुर था सर। अभी 3 अंकुर पूरा गया है सर, निकल गया है। और जो बड़ा था वो उसमें साइज 80% कम हो गया है सर उसमें। तो ये जल्दी कम हो गया सर, 3 दिन में ही उसको रिजल्ट आ गया सर जी। और एक सर वही सर, हम अर्श को नेग्लेक्ट किए तो मैंने तो देखा है सर, वही कैंसर हो जाता है सर बहुत पेशेंट को अर्श को नेग्लेक्ट करने के बाद में। मैंने तो 2 पेशेंट ऐसे देखे थे डायरेक्टली। एक पेशेंट फीमेल पेशेंट थी, उसका एज 45 इयर्स था, उसको 2 साल से अर्श था। वो तो सिर्फ ऐसे ही पोस्टपोन करके जाती थी, उसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा बोल के वो एलोपैथिक जाके क्रेमाफिन सिरप लेती थी। जब भी दर्द ज्यादा हुए तो एसिक्लोफेनाक विद पैरासिटामोल एंड सेरोटोपेप्टिडेज का एक गोली लेती थी। ऐसे ही पोस्टपोन करके बहुत बार उसको उसका अटेंडर को बोल दिया ऐसा नहीं करना है, ये गलत है बोले तो भी नहीं माने वो। उसके बाद में 1.5 साल के बाद में सर उसको कैंसर हो गया सर। बाद में भी उसको वो नहीं माने कि हमें कुछ नहीं करना है इसमें और आयुर्वेदिक में नहीं होता है बोल के ऐसे ही छोड़ दिया। बाद में 1 साल के बाद में वो मर गई सर, ऐसा ज्यादा ब्लीडिंग होके खून कम होके मर गई सर वो। उसके साथ और एक पेशेंट था, उसका एज तो 28 ईयर्स था सर, वो भी ऐसे ही नेग्लेक्ट किया था। उसका जब अर्श 26 ईयर्स में अर्श हुआ था, वो सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया सर। उसमें तो वही देते हैं कि क्रेमाफिन सिरप ही देते हैं, एप्लीकेशन के लिए कुछ ऑइंटमेंट देते हैं, उसको ज्यादा कुछ नहीं दिया था, स्विच बात के लिए बोला था। वो ऐसे ही करके कहीं भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास नहीं गए। 2 साल के बाद में उसको डिटेक्ट हुआ कि ये कैंसर हो गया। बाद में वो कीमोथेरेपी लिया, कीमोथेरेपी लेने के बाद में 8 कीमोथेरेपी लिया। बाद में पूरा वीकनेस ज्यादा होके वो मर गया सर। हर्ष को नेग्लेक्ट करने के बाद में जल्दी कैंसर हो जाता है सर। सर मेरा एक पेशेंट था सर, एक्सपीरियंस। सो एक बार आपने आपका लेक्चर सुना था, उस दिमाग में रख के उसको दवाई दिया सर। वो संधिवात का पेशेंट था सर, उसको 1 साल से संधिवात था। घुटनों में बहुत, दोनों घुटने में बहुत दर्द था, उसके साथ आवाज भी आता था, जब उठे तो बैठे तो उसको आवाज आता था। तो दोनों घुटनों में भी स्वेलिंग भी था सर, उसको चलने में बहुत दिक्कत हो गए थे। वो एलोपैथिक का पेन किलर ले रही थी, फिर भी उसको कम नहीं हुआ था।
मैंने उसको अस्थि मज्जा पाचक वटी और आमा पाचक वटी दिया सर। उसके साथ इंदुकांता घृतम कैप्सूल दिया सर उसको। उसको आम का हिस्ट्री भी था और ज्वर का भी हिस्ट्री था। उसके बाद में उसको ये हो गया था सर, संधिवात हो गया था सर। उसके साथ मैंने इंटरनली योगराज गुगुलू दिया था सर उसके साथ। और दर्द के लिए पहले एप्लीकेशन के लिए कुटुंबचिकादी चूर्ण दिया था सर। वो स्वेलिंग कम हो गया। बाद में एप्लीकेशन के लिए अश्वगंधा बलालाक्षादी तैला दिया था सर। 3 महीने में उसको पूरा आराम हो गया सर। अब वो चल रही है, वो स्टेप अप भी करती है, कुछ उसको तकलीफ ही नहीं है सर। पूरा 3 महीने में इंटरनल मेडिसिन में ही आराम हो गया सर। इंदुकांता घृतम कैप्सूल बहुत अच्छा काम किया सर इसमें। जी हाँ सर, थैंक यू सर। तो आपने मेरा इसमें डायरेक्ट क्या इंदुकांत बताया घृतम था वाला कि लेक्चर सुना था? सर आपने मेरा इंदुकांत घृत वाला लेक्चर सुना था? हाँ सर, हाँ सर, वो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप बोले थे जब भी ज्वर का हिस्ट्री रहे तो भी हम इसको यूज किया तो अच्छा होता है। इंटरनली स्नेहन भी होता है इसका, बोले तो मैंने यूज किया सर ऐसा समझ के, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर। सर जी सर इसमें डाइट के पेशेंट को बताया था, और ज्वर या जीर्ण ज्वर मान के आपने इंदुकांत रस दिया क्या सर? संधिवात मान के पहले धातु क्षयजन्य ऐसे बोल के किया। अपचन हाँ का हाँ है मैम, तो वही उधर फिर सर। धातु क्षय तो था मैम, इसलिए ऐसा हुआ था उसको। उसका आम का भी हिस्ट्री था और अभी उसको आम हाँ था इसलिए आम पाचक वटी दिया था। और डाइट उसको स्ट्रिक्टली बोला था मैंने, हाँ कि आपको ग्रुथ ज्यादा लेना है और बाकी का पूरा बंद करना है। वो चाय लेती थी, और उसको मांस भी बंद किया था पूरा लेने के लिए, कुछ भी नहीं लेना। और सीरियल्स नहीं लेना, वो सब बंद करके और बाकी का खाना लेने के लिए बोल दिया था। सो उसमें ही आराम हो गया, आम पाचन हो गया। 1 महीने में पूरा आम पाचन हो गया उसका। भूख भी बहुत अच्छा लगती थी जो उसका, और मोशन भी बराबर जाती थी। और एक चीज है, उसको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन था, उसके लिए बीच में मैं त्रिवृत रसायन दिया था। उसमें अच्छा हो गया उसका। उसके साथ इंदुकांता घृतम कैप्सूल उसका स्नेहन में बहुत अच्छा हो गया इंटरनली। सर और बहुत पेशेंट को कैप्सूल अभी कितना दिया दिया? हूँ। ओके सर। सर कैप्सूल का ये प्रमाण कैसा था? एक एक क्या सुबह शाम कैसे था? एक मैम, बस एक ही दिया था, सुबह एक ओके रात को एक दिया था। ओके। अभी 3 महीने तक चलाया मैंने, बाद में अभी पूरा बंद किया हूँ। अभी सिर्फ योगराज गुगुलू दे रहा हूँ इंटरनली। अच्छा एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए सिर्फ अश्वगंधा बलालाक्षादी तैला कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। ओके सर, ये इंदुकांत रस का लेक्चर फेसबुक पे है क्या? यूट्यूब में तो मिल जाएगा, सर से ले लीजिए, जोशी सर दे देंगे ओके आपको। सर, ठीक है। ठीक है सर, ओके। और सर ये डॉक्टर जो नवजोत कौर मैम, joints आपकी में, मम्मी कैसी हैं? अच्छा, पवन जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर जो जॉइंट्स में क्रैपिटेशन रहती है ना, कहते हैं ना लुब्रिकेशन कम हो गया, इसमें 5 स्टिक घृत गूगल भी अगर देना विद इन 15 डेज, मतलब पहले मेरे को इसका अस्थि पाचक और मज्जा पाचक इसका नहीं पता था, और मैं 5 स्टिक घृत गूगल देता था, उसमें क्रैपिटेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे हम ग्लूकोसामिन देते हैं ना सर एलोपैथी में, उसमें 5 स्टिक घृत गूगल कोई भी यूज करे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आपकी माता जी कैसी हैं? नवजोत कौर मैम सुन पा रही हैं क्या? हाँ जी जी, प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग प्रणाम। सभी को। आपकी माता जी को आपने बस्ती दिया था? हाँ जी सर, अब बीच में 2-3 दिन का गैप पड़ गया, अब कल आए हैं वापस, गए हुए थे बीच में तो आउट ऑफ स्टेशन। गैप हो गया तो पेट साफ हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। सर हो रहा है बट उतना नहीं हो रहा जितना बस्ती देते समय हो रहा था, तो अब आज या कल से फिर शुरू करेंगे। जी। हाँ जी सर, तो अदरवाइज वो ठीक है, कहते जैसे मतलब लगता था कि पेट बहुत कसा हुआ है, वो सिम्टम ठीक है, और जो खट्टे डकार वगैरह होते थे वो भी ठीक है। इतना तो फर्क रहा, 2-3 दिन गए भी हैं बाहर तो भी कहते ये इतना ठीक रही मैं।
तो सर अभी आज या कल से मैं फिर कंटिन्यू करूंगी। जी ठीक है। एक डॉक्टर सरोज देसाई मैम, आपने हैंड रेस किया है। सर हाँ वो सर। सर ने बोला ना पंचतिक्त घृत गुगुलू बोला ना, तो हाँ, सर वो ओरली भी देना चाहिए और ओरली मैंने ही तो देना है, वो तिक्तक्षीर उनका टैबलेट आता है, ओरली ही देना है। सर सर वो घृत घृत भी मिलता है ना, तो मैंने वो पंचतिक्त तिक्तक्षीर घृत बस्ती गुगुल। में, हाँ, जी तो वो घृत जैसे मिलता है ना सर, तो मैंने वो सिद्ध घृत मिलता है, तो मैंने तिक्तक्षीर बस्ती में यूज किया था, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में बहुत अच्छे बदलाव आए थे पेशेंट को। अच्छा। हाँ, डॉक्टर ये शशि बोलना था तिवारी सर। जी, आपने हैंड रेस किया है। सरोज देसाई मैम, आपने हैंड रेस किया है। हाँ हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। मेरे को एक केस पूछना था। पहले आप बताइए, त्रिभुवन कीर्ति खा रही है कि नहीं? आपका तबीयत कैसा है अभी? अभी सर मैं बस नशे ले रही हूँ, त्रिभुवन कीर्ति वगैरह भी तो मैं नहीं खा रही हूँ। तो मैंने वो कर दिया। और मतलब ठीक हो गई ना, स्वस्थ हो गई ना आप? नहीं सर, शाम जैसे ही होती है वैसे ही मतलब फीवर जैसा लगता है, वैसे ही ठंड भी ज्यादा लगती है। तो मुझे मैम लगता है आज तो अभी बारिश अंदर भी हो रही दर्द होगी। पड़ा हुआ है, क्योंकि उस दिन मैंने बताया था ना, परसों मैंने सर्जर हर लॉ ले लिया था। फिर मुझे जब ज्यादा दर्द हो रहा था तो और लोगों ने बोला त्रिभुवन कीर्ति ज्यादा लेने से ज्यादा कफ क्षय हो गया, क्या है दिस दैट। तो अभी मैं त्रिभुवन कीर्ति तो नहीं ले रही हूँ। तो आप बताइए कि त्रिभुवन कीर्ति अभी लेना है अगर तो कितने दिन लेना है? आपको शाम को बुखार आ रहा है ना? हाँ, शाम को ही आता, दिन भर ठीक रहता है, जैसे शाम होती वैसे ठंड लगना शुरू तो होती है। आप रक्तपाचक और त्रिभुवन कीर्ति महाजरांकुश रस ऐसे कुछ ले लीजिए, लेकिन रक्तपाचक भी ले लीजिए। सर मैं डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ। सर हाँ इनको ये तो ना पुनरावर्तक काढ़ा ज्वर का ये बार बार हो रहा है, तो हाँ, वो भी दे सकते हैं ना? पुनरावर्तक ज्वर का काढ़ा पीजिए आप। हाँ, वो कम हो गया है सर, विषम ज्वर में। अच्छा, मार्केट में मिल जाएगा? नहीं नहीं, बनाना अरे, पड़ेगा। उसके अच्छा कंटेंट देख के बताएंगी क्या मैम, आपके पास अगर है तो? या ग्रुप में डाल दीजिएगा, या तो मैं हाँ डाल सर, दूंगा। जी सर, मेरे को एक केस डिस्कस करना था। हाँ, करिए। एक पेशेंट मेरे पास कल आई थी, उनका 4 या 5 साल से मतलब डिप्रेशन की मेडिसिन ले रही थी। अभी उनको 2-3 साल से थायराइड की मेडिसिन ले रही हैं। और जब उनकी शादी हुई थी मतलब 25-26 साल पहले, नाउ शी इज 53, तो उस टाइम उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई थी। और उन्होंने बोला कि वो बीपी मतलब पहले लो रहता था, अभी कुछ टाइम से उनका हाई बीपी रह रहा है। और मेरे पास मेनली वो इसलिए आई थी कि मुझे दवा बहुत कम खानी है या नहीं खानी है, आप मुझे योगा वगैरह के थ्रू ठीक करिए। हमने कहा मैम कुछ चीजें तो आपकी चेंज करनी ही पड़ेंगी, जैसा पेंटाप्रोजोल वगैरह चल रही है, तो मैंने कहा मैं आपकी आयुर्वेद की ही चलाऊंगी। पहले अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज दिखा दीजिए, फिर मैं देख लेती हूँ, बताती हूँ। तो कल तो मैंने उनको बहुत सिंपल सा एक तो अर्जुना रेस्ट लिख दिया था, और एक त्रिफला दे दिया था, और एक शंखवटी दे दिया था, बस इतनी ही चीजें दी थी। तो मैं वही पूछना चाहती थी कि वन बी जो उनका बीपी था दैट इज 150/100 उन्होंने बोला। तो हाई बीपी में अगर मेन जो चलाना हो तो क्या दूं, मैं शुरुआत करूं? आप क्या देना चाहती हैं? हमने सर जो वैसे तो अभी हाई बीपी वगैरह के पेशेंट को मेनली मैंने योगा के थ्रू काफी ठीक करे हैं। पेशेंट्स को आधे एक घंटे उनके साथ लेकिन लगना पड़ता है। तो फिर जब करते हैं साथ में डाइट चेंजेस करते हैं, साथ में मैं ख्याल रखती हूँ कि उनका पेट जरूर साफ होता रहे। तो त्रिफला वगैरह या इस तरह के लग्जेटिव वगैरह चलाए हैं, उनसे आराम आ गया है। और प्रॉपर और क्या मेडिसिन चलाई जा सकती हैं, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे तो दीपन पाचन अनुलोमन इससे ही शुरू करिए। जी सर, तो अगर इनको दीपन पाचन का करना हो तो इनको दीपन पाचन में मैं क्या दूं? क्योंकि मैं वही दे सकती हूँ जो मार्केट में अवेलेबल है, ड्रग्स में बनाती लहसुन हूँ। आदिवटी तो दे ही सकते हैं, लहसुन आदिवटी, शंखवटी, अच्छा, हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, दाढ़ी मास्टक चूर्ण। तो सर इन सब में तो सॉल्ट है, फिर हाई बीपी में तो प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं है यही ये? यही कॉन्सेप्ट, यही एलोपैथी डॉक्टर विद आयुर्वेदिक डिग्री। कभी ऐसे देखा है लवण भास्कर चूर्ण से बीपी बढ़ा है क्या? कभी देखा है? नहीं, जैसे जब मैं उसमें आयुर्वेद सार संग्रह में कभी भी पढ़ती हूँ। कभी नहीं, वो जो लिखा है वो सारे एलोपैथी माइंड रख के पढ़ते हैं। लवण भास्कर चूर्ण से बीपी बढ़ता नहीं है, क्योंकि उसमें अनारदाना की भावना रहती है। ओके। दीपन पाचन करता है। नहीं तो अब मैंने, और हाँ, हम लोग बताते हैं ना दाढ़ी मास्टक चूर्ण, वो आराम से दे सकते हैं। अजमोदादी चूर्ण वो दे सकते हैं, लेकिन कभी लवण भास्कर चूर्ण से बीपी बढ़ता नहीं है, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिए। नहीं सर, जैसे वो है कि महाशंखवटी है,
तो महाशंखवटी में बुक में लिखा हुआ है, जबकि गैस पर बहुत अच्छा काम करती है, तो उसमें है कि इसमें बीपी की चांसेस रहेंगे, तो इसलिए महाशंखवटी नहीं देना है। ये लिखते हैं सब ना, जो लिखते हैं ना वो आप जैसे लोग ही रहते हैं जो लिख देते हैं कि नमक खाने से बीपी बढ़ता है। वो लोग के दिमाग में नमक है, सॉल्ट है, लेकिन जो उसमें जो द्रव्य है, घटक द्रव्य है, तो कभी बीपी नहीं बढ़ता है उससे। नहीं सर, मैं ये तो करती हूँ, मेरा जो भी बीपी का पेशेंट होता है मैं उनके लिए रहता है कि मुझे कच्चा नमक नहीं खाना है आपको। जैसे अचार हो गया, चटनी में ऊपर से नमक पड़ता है, या जो भी मार्केट के प्रोडक्ट होते हैं वो आप जी मत खाइए। वो मैं शुरू से कराया है और लोगों को उसमें रिजल्ट रहता है। मैं कहती हूँ भाई ठीक है, दूध वगैरह लीजिए अच्छे से, पर ज्यादा नमक नहीं खाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक आदत होता है ना कि अगर हम नेचर के हिसाब से देखें तो हर चीज में अपना नेचुरली नमक है। नमक तो हम ऐड करते हैं अपने टेस्ट के लिए, तो हाँ। कोई कम खाता है, कोई बहुत ज्यादा खाता है। किसी किसी के 4 आदमी की सब्जी में 1 चम्मच नमक पड़ता है, किसी के 4 चम्मच नमक पड़ता है। तो इस वजह से मैं करती हूँ। अब अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं कोई भी मेडिसिन देने में नहीं सोचूंगी। मैं सोचती हूँ नहीं, नमक तो बिकॉज एक्सेस नमक तो अगर हमेशा आपको नमक से इतना डर लग रहा है तो आप अगर लवण दे रही हैं तो हरित की दे दीजिए साथ में। तो हरित की में 5 रस रहते हैं और नमक हाँ जी, अगर हाँ जी, तो हाँ जी, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है सर। शशि मैम, वो नमक इसलिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो सोडियम क्लोराइड होता है ना, सोडियम वाटर को ज्यादा रिटेंशन करता है, पर उसमें हाँ जी, हाँ लवण जी सर। भास्कर में कौन सा, हाँ, तो वाटर रिटेंशन तो किडनी ओवरलोड होगा तो फिर वो बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। पर इसमें तो होता नहीं, हमारे यहाँ इसमें लवण भास्कर में तो दूसरा ही डालते हैं ना, सेंधा सोडियम नमक प्रयोग क्लोराइड करें और ना मैम, सेंधा नमक का शायद, कंपोजिशन हाँ डिफरेंट उसमें, होता है। हाँ उसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है। मतलब नमक, मतलब आप सिर्फ सोडियम क्लोराइड से मतलब ना निकालो ना उसको। हमारे आयुर्वेद में सोडियम क्लोराइड तो बहुत कम यूज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। हमारे यहाँ सेंधा नमक का ही प्रिपरेशन होता है, जो भी मेडिसिन होती है उसमें सेंधा नमक प्रिपेयर करके डाला जाता है, तो नहीं, इसलिए जैसे वो मैं कंटेंट पढ़ती हूँ तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कि चारों पांचों पूरे पूरे नमक पड़े हुए हैं, तो फिर उन चीजों को मैं आज तक अवॉइड करती रही हूँ। हाई बीपी का पेशेंट लेकिन आता है तो कभी मैं नहीं बता बढ़ता देती है बीपी, हम लोग देते हैं। मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कभी बीपी शूट अप नहीं होता है लवण भास्कर चूर्ण से। हूँ। ठीक है सर। मैम इसमें आप जैसे मार्केट में पूछ रही हैं तो आप जैसे कोटिकल आयुर्वेदशाला का HT कॉट आता है बीपी के लिए, उसमें रुद्राक्ष भी है, तो वो मानसिक बीपी वर्क करेगा और आपका बीपी भी डाउन करेगा। मैम मार्केट एक में बार अगर प्लीज आप रिपीट करेंगी? हाँ जी, HT कॉट कहते हैं उसे, और टैबलेट का नाम, और वो कोटिकल आयुर्वेदशाला का आता है। ओके मैम ग्रुप पे डालिए ना उसका फोटो। ठीक है, मैं क्लिनिक डाल के और जाके डालती हूँ उसका कमल फोटो। जी, आपने पूछा ना इंदुकान घृतम का, तो सर ने डाल दिया ग्रुप में, देखिए इंदुकान घृत का जो वीडियो का लिंक है वो आप देख हाँ सकते ओके सर, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। ओके सर, हैं। थैंक यू। एक डॉक्टर सरोज देसाई मैम, आपने हैंड रेज किया है। हाँ सर, नमस्कार सर। जी सर पाइप के तो बहुत सारे पेशेंट हमने देखे। हम जब सर्जन, आयुर्वेद सर्जन है उसके पास बैठते थे तो और सब सर बताते थे, और सर हमें चरक लेके ही जाना पड़ता था, और चरक में हमें वो बताते थे कि गृहिणी का अध्याय खोलो और इसमें क्या बताया है। तो हमने सर देखा उस टाइम, तो सर पूरा गृहिणी का ही उस टाइम चिकित्सा करते थे सभी वर्ष में। और सर बहुत सारे सर ने ऑपरेशन भी किए, लेकिन जिसको ऐसे शुरुआत होती है तो उसको सर दवाई से भी ठीक कर देते थे। और सर वो दाढ़ी मास्टिक, चक्रारिष्ट ऐसे, और फिर अजमोदादी ऐसा ही देते थे, पूरा दीपन पाचन का ही ट्रीटमेंट देते थे उसमें। मैंने अर्श के पेशेंट देखे, लेकिन इतने सारे नहीं देखे। लेकिन मैं तो सर, हम प्राइमरी लेवल से जात्यादी तेल का बस्ती देते हैं, त्रिफला, गूगल, और फिर दीपन पाचन का दे देते हैं, सूंठ हरी तकी देते हैं, विरेचन का कोई हरी तकी चूर्ण या एरंडभुष्ट हरी तकी ऐसा देके हम भी ठीक करते हैं। लेकिन ऐसे सर के पास ने हमें बहुत सारे पेशेंट देखे थे। और सर ऐसे द्राक्ष के जो हमारे शास्त्र में बताए, द्राक्ष के झुमके जैसे ऐसे, और ऐसे भी देखे, गोस्तना कर, फिर उदुम्बर फौलादी, ऐसा ही सर पूरा हमारे शास्त्र में जैसा बताया है। तो आपके जो गुरु हैं वो आपको दिखाते भी होंगे, देखो द्राक्षा फल जैसा है, ऐसे हाँ सर, दिखाते भी होंगे। पूरा दिखाते थे सर। और भगंदर के भी बहुत सारे सर केसेस देखे। और सर के पास सर कैंसर के भी पेशेंट इतने आते थे, तो सर कैंसर में भी सर, कैंसर का पेशेंट तो कैसा वीक हो जाता है, तो सर उसको भी ऐसे विरेचन देते थे। वो विरेचन क्या, वो सर हमारे वो रसायन चिकित्सा में योग नहीं बताया है, उससे ऊपर से भी निकलता है और नीचे नीचे से भी निकलता है, वमन भी होता है और विरेचन भी होता है, वो ही योग सबको देते थे सर। वो पूरा ऐसे स्नेहपान करा के, तो उसको भी सर बहुत ठीक हो जाता था, कैंसर वाले को भी अच्छा होता था। जी
बहुत बढ़िया। अनुरिता मैडम, आप कुछ बताना चाहती हैं क्या? मैम जो वो योग एनाटॉमी की बात, ग्रुप में, हेलो, क्या हाँ क्या? मैम वो योग बोला ना अभी मैम ने, तो योग कौन सा है? मैंने चैट बॉक्स पे वो ओके हाँ कीरा तिक्त कुटकी नागर मोता और पित्त पापड़ा गिलोय। हाँ, ये पुनरावर्तक ज्वर का काढ़ा है। नहीं, वो इसको तो पुनर्वातक का है। हाँ, वो योग है ना सर, रसायन चिकित्सा में हरितकी अच्छा है, अच्छा, सैंधव है और 3-4 ड्रग्स है उसमें। तो सर वो लेने से ऊपर किरातिक ते पित्त नहीं, वो तो पुनरावर्तक ज्वर का ये काढ़ा है। पुनरावर्तक ज्वर का जो काढ़ा है ना, माधुरी जादव में, आप कृपया हमारे ग्रुप में डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ सर अब सरोज मैम, आप जो बोल रही हैं वो आप लिखवा दीजिए, आप जो बोल रही हैं हाँ सर, अभी तो मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन मैं ग्रुप में डाल दीजिएगा। और अनुरिता मैडम, आप क्या बोल रही थी एनाटॉमी? सर आयुर्वेद कितना शाश्वत है, बस वही बोलना था, क्योंकि मैम ने जो डिटेल में पढ़ा ना, जो हमारी तीनों लेयर्स, तो एनाटॉमिकली जो पेक्टिनेट लाइन रहती है ना, उसके अबव जो रहता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का सप्लाई रहता है। टोटल 4 सेंटीमीटर जो लेंथ है, उसमें से जो पेक्टिनेट लाइन के ऊपर है वहां पे सेंसेशन नहीं होता है। डीनर्वेशन जो भी रहता है, वो सेंसेशन ना होने की वजह से कई साल तक जो हेमोराइड्स, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमें कोई तकलीफ नहीं, इंटरनल हेमोराइड जो रहते हैं, लेकिन पेक्टिनेट लाइन के ऊपर 2/3 रहता है, और जो लोअर पेक्टिनेट लाइन 1/3 पूरा एनल कैनल का है। तो उससे हम अपनी जो ये तीनों वलय बताए गए हैं ना, वलियां एनल रीजन की अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो उसके हिसाब से लक्षण होंगे जो डिटेल में मुझे मिल नहीं रहे, क्योंकि सुबह शास्त्र मेरा क्लिनिक में रहता है। तो वो जो पेक्टिनेट लाइन के नीचे रहता है, उसका ब्लड सप्लाई नर्वस सिस्टम डिफरेंट रहता है, जिसकी वजह से स्पिंचर उसको कंट्रोल करता है। तो जो ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज है, वो बहुत जल्दी जो काफी बार देखिए पंचकर्म के अयोग से भी और अतियोग से भी परिकर्तिका जो डेवलप होती है, तो वो पेनफुल इसलिए रहती है क्योंकि अगर वहां पे परिकर्तिका जो रहती है पेक्टिनेट लाइन के नीचे रहती है, जो 1/3 वो एक्टोडर्म से डिराइव होती है। तो हमारा आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में जो क्षार सूत्र वगैरह कहते हैं, वो बहुत शाश्वत, इससे मतलब जितना मॉडर्न एनाटॉमी है उससे वो कोइंसाइड करता है सर। बस इतना ही। थैंक यू मैम। या और कुछ लोग बोलते हैं ना ब्लीडिंग होता है लेकिन समझता नहीं है, तो इसका सप्लाई भी एनल कैनल का जो डिवीजन है, उसमें सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, तो जिसकी वजह से मतलब गश होने के बाद में भी ब्लड निकल के जाता है, तो उसके सप्लाईज भी अलग है, जिसकी वजह से नर्व सिस्टम और ब्लड सिस्टम, तो इसकी वजह से आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है वो देखिए लोकल ट्रीटमेंट देने के बाद, एलोपैथ का ट्रीटमेंट लोकल ट्रीटमेंट विद जाइलोकिन जेली एंड इंटरनल जैसे बोला क्रिमेफिन, लेकिन इसके अलावा आयुर्वेद जो शाश्वत देता है वो इंटरनली, तो कंप्लीट सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी दोनों भी जो पेक्टिनेट लाइन को डिवाइड करती है, उसके अलग अलग जोन में काम करती है, जिसकी वजह से जो हमारा रक्त प्रसादक और उसके बाद में रक्त स्तंभक ये गण बताए गए, तो वो बराबर वहां पे एपिथेलियल स्क्वैमस सेल पे काम करते हैं 2/3 और 1/3 पे। अच्छा सत्र चल रहा है। आप सभी अष्टांग हृदय के सत्र में भी आइए, आप सभी से अनुरोध है जी। प्रणाम आप सभी को।